गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक दखल देते हुए गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में 4000 से अधिक घरों को गिराने के अभियान पर तात्कालिक रोक लगा दी। कहा जा रहा है कि ये घर रेलवे की ज़मीन अतिक्रमित कर अवैध रूप से बनाए गए हैं। करीब 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने इस मामले में कई ज़रूरी सवाल भी उठाए। हैरत में डालने वाली बात यह रही कि कानून और उसके पालन से जुड़े उन बुनियादी पहलुओं की तरफ पहले किसी का ध्यान नहीं गया। यह भी नहीं देखा गया कि रेलवे के कथित मालिकाना हक वाली ज़मीन पर बने जिन घरों को अवैध बताकर गिरा देने की बात कही जा रही है, उनमें से कई आज़ादी से पहले के बने हैं। उन घरों से जुड़े सारे दस्तावेज इन लोगों के पास हैं। इसी अवैध बताई जा रही कॉलोनी में सरकारी स्कूल और कॉलेज भी चल रहे हैं। इस ज़मीन के कुछ हिस्से को राज्य सरकार अपना बता रही है। ऐसा कोई सीमांकन नहीं हुआ है कि रेलवे की ज़मीन कहाँ तक है और कहाँ से राज्य सरकार की ज़मीन शुरू होती है। इन सब के बावजूद इस क्षेत्र के लोगों पर तब मानो वज्रपात हो गया जब उत्तराखंड हाई कोर्ट की एक पीठ ने 20 दिसंबर को यह निर्देश जारी कर दिया कि 7 दिन का नोटिस जारी कर इस इलाके को बलपूर्वक खाली कराया जाए और इन अवैध निर्माणों को गिरा दिया जाए। पीढ़ियों से यहाँ रह रहे लोग कहाँ जाएंगे? बेघर बार होकर कैसे रहेंगे? इस पर कोई बात नहीं। इन लोगों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था है, इस पर कोई चर्चा नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार ने भी इस बारे में कोई चिंता जाहिर करना जरूरी नहीं समझा, जबकि इस अभियान से प्रभावित निवासी इसकी उम्मीद कर रहे थे। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार से लोग ऐसी आशा करते भी हैं। खैर, इन हालात में हताश, निराश और बदहवास पीड़ित कड़ाके की ठंड में सड़कों पर आ जाए। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े धरने पर बैठे रहे कि किसी तरह उनका घर बचे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल ठीक कहा कि बरसों से एक जगह रह रहे 50,000 लोगों को इस तरह 7 दिन के नोटिस पर उजाड़ा नहीं जा सकता। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को है। राज्य सरकार और रेलवे से भी जवाब मांगा गया है। वहाँ मामले के सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार होगा, लेकिन महत्वपूर्ण कसौटी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए तय कर दी है कि मामले का कोई व्यावहारिक हल निकालना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का ऐसे अन्य मामलों में भी ध्यान रखा जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र की खूबी यह है कि इसे 75 साल हो गए, लेकिन यह
ज्यों का त्यों बरकरार है, जबकि दुनिया के कई छोटे बड़े राष्ट्रों में लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है। वहाँ लोकशाही की जगह तानाशाही, फौजशाही और पार्टीशाही का कब्जा हो गया है। भारत को स्वाभाविक ही इस बात पर गर्व है कि यहाँ लोकतंत्र दंदना रहा है। केंद्र और राज्यों में निरंतर चुनावों का सिलसिला जारी है। जनता जिसे चाहती है उसे कुर्सी पर बिठा देती है और जिसे नहीं चाहती उसे हटा देती है। दुनिया में आज तक जितनी भी शासन पद्धतियाँ देखी गई हैं, उनमें लोकतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चुनाव ही लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या चुनावों की वर्तमान प्रणाली के द्वारा सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है? इस बात में संदेह है और उसके कई कारण हैं। देश में आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, उनमें से एक भी ऐसी नहीं रही जिसे देश के कुल मतदाताओं के आधे से ज़्यादा वोट मिले हों। केंद्र और राज्य प्रदेशों की सरकारें प्रायः 20 से 30% मतदाताओं के समर्थन से बन जाती हैं। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी है कि किसी विजेता पार्टी को सीटें 80% तक मिल जाती हैं, लेकिन वोट 50% भी नहीं मिलते। संसद और विधानसभाओं में पक्ष और विपक्ष का अनवरत दंगल चलता रहता है। सरकार कोई अच्छा कदम उठाए तो भी विपक्ष उसकी टांग खींचने से बाज नहीं आता। इसके अलावा चुनाव को ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री माना जाता रहा है। चुनाव सुधारों की नियमित कवायद चलते रहने के बावजूद इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इन वजहों से पिछले कई दशकों से मैं इस चुनाव प्रणाली के बारे में चिंतन करता रहा हूँ। दर्शन और राजनीति का छात्र होने के कारण मुझे दुनिया के सभी महान चिंतकों के विचारों से अवगत होने का मौका मिला है। पत्रकारिता में आ जाने की वजह से भारतीय राजनीति के लगभग सभी पहलुओं से भी मेरा परिचय है। मैं पिछले 50 वर्षों में दुनिया के लगभग 25 छोटे और बड़े लोकतांत्रिक देशों में रहकर उनकी व्यवस्थाओं को भी देख चुका हूँ। मैं कई वर्षों से सोचता रहा हूँ कि यदि भारत अपनी चुनाव प्रणाली को पूरी तरह बदल दे तो वह दुनिया के लोकतंत्रों को नई दिशा दे सकता है। मैं चाहता हूँ कि भारत में ऐसी सरकारें बने जैसी 1947 में पहली सरकार बनी थी। उस सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल भले कांग्रेसी थे, लेकिन उसके 14 सदस्यों में घनघोर गांधी और कांग्रेस विरोधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस प्रथम मंत्रिमंडल के 14 मंत्रियों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, दक्षिण भारतीय, दलित और महिला आदि लगभग सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला था। वर्तमान चुनाव प्रणाली या तो सिर्फ एक ही पार्टी या कुछ पार्टियों की गठबंधन सरकारों को जन्म देती है। बाकी सारे चुने हुए प्रतिनिधि विपक्ष में बैठते हैं।
हालांकि गठबंधन सरकारों में कभी कभी एक दूसरे के घोर विरोधी दल भी एक हो जाते हैं। यदि दो घोर विरोधी दल एक होकर सरकार चला सकते हैं तो सभी दल मिलकर सरकार क्यों नहीं चला सकते। स्टॉप।